नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह के और बहुत सारे टॉपिक जानना चाहते हैं, हमारे चैनल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। फाइनेंशियल लिटरेसी, आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी के इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस और इसके स्कोप के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर होता क्या है। So, everyone should be financial literate since it will provide the knowledge and skill to manage the money wisely. Due to modern society, daily challenges of life such as credit card, investment, mortgage, school loans, and health insurance, the absence of the same will result in a weak basis for action and decision about saving and investment. Consumers who are financially educated are better equipped to handle life inevitable ups and downs because they know how to avoid problems before they happen and how to deal with them when they occur. तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ, सबसे पहले हम लिटरेसी मीन्स जानेंगे। लिटरेसी मीन्स होता क्या है। लिटरेसी मीन्स साक्षरता। आप सभी जानते हैं आजकल हर किसी व्यक्ति को साक्षर होना बहुत आवश्यक है। और अगर यदि हर व्यक्ति साक्षर होता है, यानी कि हर व्यक्ति एजुकेटेड होता है, तो वो हर किसी प्रॉब्लम का समाधान पा सकता है। उसके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं वो उसे फेस कर सकता है। तो इसी तरह हमें लिटरेट होना चाहिए, यानी कि हमें साक्षरता होना चाहिए। तो आज फाइनेंशियल तरीके से भी होना चाहिए, यानी कि यदि हम साक्षर हैं तो हमें फाइनेंशियली, यानी कि वित्तीय, फाइनेंशियल का अर्थ होता है वित्तीय तरीके से भी साक्षर होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि आजकल हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो वित्तीय तरीके से होते हैं। यानी कि यदि हम अपने पैसे को डिपॉजिट करने बैंक जाते हैं तो हमें उसका नॉलेज होना आवश्यक है कि किस तरह से कैश डिपॉजिट किया जाता है, कैश डिपॉजिट करने में हमें कितने इंटरेस्ट मिलता है, किस तरह से हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, या फिर हम यदि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में ये सब हमारे यूज़ होते ही हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ यही होता है कि हमें इन सब चीज़ों से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, इन सब चीज़ों से संबंधित नॉलेज होना चाहिए। आजकल विद्यालय में भी इन सब से रिलेटेड हमें ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि आप इसके संबंध में यह समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ होता है ई कॉमर्स। यस, ई कॉमर्स के बारे में आप जानते ही हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स यही डेबिट, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मॉर्गेज, लोन्स, इंश्योरेंस, शेयर, डिबेंचर, इन्हीं सब से संबंधित होता है। तो हमें इन सब का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है। यदि हम समझें, यहाँ लिखा हुआ है हर किसी को वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहिए, क्योंकि यह पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करेगा। यानी कि हर किसी को वित्तीय रूप से
वित्तीय रूप का ज्ञान होना चाहिए। हर किसी को वित्तीय रूप का ज्ञान होना चाहिए। यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर होंगे तो हमें किस तरह से अपने कार्य को मैनेज करना है ये हमें अच्छी तरह से आएगा। किस तरह से हमें पैसे को इन्वेस्ट करना है, किस तरह से हमें अपने पैसे को यूज़ करना है, इन सब का कौशल ज्ञान हमें रहेगा। आधुनिक समाज के जीवन की दैनिक चुनौतियों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, निवेश, बंधक, स्कूल ऋण और स्वास्थ्य बीमा के कारण इसकी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बचत और निवेश के बारे में कार्यों और निर्णयों का आधार कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, तो हमारे ये सब कार्य कमज़ोर पड़ जाएंगे। इन सब से संबंधित कार्य हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो उपभोक्ता वित्तीय रूप से शिक्षित है वे जीवन के अपरिहार्य उतार चढ़ाव को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। यानी कि जो भी व्यक्ति फाइनेंशियली लिटरेट है, फाइनेंशियली ज्ञान है उन्हें इन सब चीज़ों से संबंधित, तो वे अपने जीवन में आने वाले हर मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, उन्हें मुसीबतों को ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर ढंग से सुसज्जित कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समस्याओं के घटित होने से पहले उनसे कैसे बचा जाए। दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ स्कूल ऋण लिखा है। स्कूल ऋण यानी कि स्कूल्स लोन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर हम जैसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस किस तरह से इन्वेस्ट करना होता है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कितने % हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता है, इन सब के बारे में नॉलेज हो जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य का जब हम बीमा अपने लिए करवाते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होता है अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हैं तो। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या है, कुछ प्रभाव। तो रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। Making a budget is a circle step in developing financial literacy since it allows one to truly grasp income and expenses. When we have established a budget, we can monitor our spending and recheck it on a regular basis. Consumers who are financially literate are more likely to save consistently for goals that are important to them, such a vacation of their child's college education. दोस्तों, रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस का अर्थ हुआ है कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करें, यानी कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस, आय और व्यय की पहचान करें। जैसे हम कभी भी कोई भी कार्य इनफैक्ट अपने घर पर ही जब कोई कार्य करते हैं तो हम कितना खर्च होगा, कितना उसमें बचत होगा, ये इन सब का एक ब्यौरा बना लेते हैं। तो इसी में आप उस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी पहचान करना है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी पहचान कर लेना चाहिए, उससे संबंधित एक बजट बना लेना चाहिए। इससे आपके होने वाले खर्चे कम हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगा। हम अपने खर्चे की निगरानी कर सकते हैं, नियमित आधार पर इसकी दोबारा जांच कर सकते हैं। तो उपभोक्ता वित्तीय रूप से साक्षर, अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो एक सही तरह से इसका कार्य कर सकते हैं, सही तरीके से बजट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, पे ऑफ डेप्ट एंड स्टे ऑफ अ डेप्ट, यानी कि ऋण का भुगतान करें और ऋण से दूर रहे। यानी कि व्हेन कंपेयरिंग लोन टर्म्स, लुकिंग फॉर द लोएस्ट इंटरेस्ट rates can result in significant long-term saving, as can paying off full credit card balance in each month to avoid interest cost. यानी कि पे ऑफ डेप्ट, ऋण का भुगतान करें, स्टे ऑफ डेप्ट, ऋण से दूर रहे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमें ऋण से तो दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। तो अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो हम
हमें किस तरीके से ऋण का भुगतान करना है, या फिर किस तरीके से अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर किस तरीके से लोन लेना है, किस लोन में कितना परसेंट इंटरेस्ट है, किस लोन में किस तरह के लोन से हमें बचत होगी, हमें ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों की जानकारी होगी, यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे। आजकल बहुत सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं, अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो हम अपने लोन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रत्येक महीने क्रेडिट कार्ड की पूरी शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि हम फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे तो अपने लोन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अवॉइड गोइंग इनटू डेब्ट और डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी। कर्ज में डूबने या दिवालिया घोषित होने से बचें। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले वाले पॉइंट में ही बताया कि कर्ज में डूबने, हमें कर्ज से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कर्ज में। कभी कभी हम कर्ज ले लेते हैं तो हम उसे अदा करने में असफल हो जाते हैं। तो इस्टेब्लिशिंग एन इमरजेंसी सेविंग अकाउंट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन प्रिवेंटिंग डेब्ट from accumulating. Make a plan for regular saving and day-to-day expenses. Reduce unnecessary expenses and put your savings into a separate account. Try to save money to buy required things. Spend on things you need but wisely. दोस्तों, हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि हमें कर्ज की ज़रूरत होती है तो हमें एक आपातकालीन बचत अपने लिए रखना चाहिए। यानी कि हमें जब भी हम पैसे जमा करते हैं अपने अकाउंट में तो उसे सेविंग अकाउंट में ही रखना चाहिए। अपने अपने घर पर भी कुछ पैसे रखना चाहिए, ताकि जब हमें कर्ज की ज़रूरत पड़े तो हम उन पैसों को खर्च कर सकें। अपने नियमित बचत जो भी हम रेगुलर खर्च करते हैं उनमें थोड़ी कटौती करनी चाहिए, ताकि हम कर्ज होने से बच सके, कर्ज ग्रसित होने से बच सके। अपने खर्चों को कम करना चाहिए। हमें अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी एक योजना बना लेना चाहिए। योजना बनाने से क्या होता है कि हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी स्ट्राइव्स फॉर अ सेफ रिटायरमेंट, सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए प्रयास करें। थ्रू फाइनेंशियल literacy we have a better sense of how much to save, what kind of retirement we want and how to get there. अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से हमें इस बात की बेहतर समझ होती है कि कितनी बचत करनी चाहिए, हमें किस प्रकार की सेवानिवृत्ति चाहते हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। मीन्स आजकल बहुत सारे लोगों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा होती है, तो उसका हम कैसे लुफ्त उठा सके, हम उसका कैसे उसे यूज़ कर सके, उस रिटायरमेंट के पैसे को हम किस तरह से खर्च करें, उससे किस तरह से प्राप्त कर सके, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट है लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग and start saving as soon as we can, even if it's just a little bit. Regular saving are chosen for emergency condition. For regular saving we can opt compulsory saving schemes such as recurring deposit, systematic investment plan. बचत का मूल्य जाने और जितनी जल्दी हो सके बचत शुरू करें। यानी कि बचत का मूल्य को जानना चाहिए हमें अपने जीवन में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें बचत करनी चाहिए, और बचत करने के लिए हम अपने कैश को अपने बैंक में एक सेविंग भी कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में हम अपने पैसे जमे भी कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके बचत शुरू करें, भले ही वह थोड़ी ही क्यों ना हो। आपातकालीन स्थिति में हमें अपने बचत ही काम आते हैं। नियमित बचत के लिए हम अनिवार्य बचत योजनाएं, जैसे बहुत सारे बचत योजनाएं भी हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब बचत से संबंधित प्लान है, आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन आर लेस लाइकली टू फॉल विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि हम
आप जानते हैं कि आजकल कितने सारे स्कैम्स और फ्रॉड ऑनलाइन सिस्टम में होते रहते हैं। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो इन फ्रॉड से भी बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे तो इन सब धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अ वाइटल लाइफ स्किल दैट कैन हेल्प पीपल अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स, मेंटेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस लेन एंजाइटी इज़ फाइनेंशियल लिटरेट। अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो हम अपने गोल्स को बहुत ही ईजिली तरीके से अचीव कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, उन सब धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने एजुकेशन में फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए। हमें इन सब से संबंधित भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी के इम्पोर्टेंस पर हम जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के यहाँ कुछ इम्पोर्टेंस दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला इम्पोर्टेंस है दोस्तों इसका, गिव मोर सेल्फ एश्योरेंस फाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि वित्तीय निर्णय लेते समय अधिक आत्म आश्वासन देता है। दोस्तों, यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे तो हमें किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले हम में आत्मविश्वास बना रहेगा। We are more prone to depend on others to make decisions for us when we are oblivious to our financial options. When picking a location for winter, दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी से अनभिज्ञ है, यानी कि यदि हमें इन सब वित्तीय विकल्पों का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कोई भी निर्णय लेने से पहले हम हिचकिचाएंगे, हम हमेशा दूसरों की सहायता लेंगे। लेकिन इसी के विपरीत यदि हमें फाइनेंशियली नॉलेज होगा तो हम किसी भी डिसीजन को इजीली चॉइस कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम टू मेकिंग इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल चॉइस इन लाइफ लाइक selecting a mortgage lender, setting aside money for a 4/5 or paying off debt, being aware of all the alternatives provides the assurance to go with what's best available। यहाँ यही बताया गया है कि यदि हम फाइनेंशियली अनभिज्ञ रहेंगे, यानी कि फाइनेंशियली हमें इनका ज्ञान नहीं रहेगा तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, हम अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकते, अपने निर्णय खुद नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि हमें इनका ज्ञान रहेगा तो हम अपने कार्य आसानी से कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारे विकल्प रहेंगे। इसका अगला पॉइंट है, गिव दी एबिलिटी टू बार्गेन, मोल भाव करने की क्षमता देता है। मोल भाव करने की क्षमता देता है। गिव दी एबिलिटी टू बार्गेन व्हेन वी एक्सप्रेस आवर एक्सपेक्टेशंस मोर इफेक्टिवली इफ़ वी आर फाइनेंशियली लिटरेट, यानी कि यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर हैं तो हम अपनी अपेक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर रहेंगे तो हमारे पास जो भी एक्सपेक्टेशन है हम उसे और ज़्यादा प्रभावी कर सकते हैं, हम उसे और ज़्यादा इफेक्टफुल बना सकते हैं। आवर एबिलिटी टू नेगोशिएटेड फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द बेटर इन्फॉर्म्ड वी आर, whether it's negotiating down interest rate on money we borrowed or bringing up the goals we have for money we invest। दोस्तों, सबसे अच्छे विकल्प के लिए बातचीत करने की हमारी क्षमता बेहतर जानकारी से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। यानी कि यदि हम फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे तो हम अपने आप को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे, चाहे वह हमारे द्वारा उधार लिए गए पैसों पर ब्याज दरों को कम करने के लिए बातचीत करना हो या हमारे द्वारा निवेश किए गए पैसे के लिए हमारे पास मौजूद लक्ष्यों को सामने लाना हो। हम किसी भी तरह के सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे। सपोज़ अगर हम बैंक में ही जाते हैं, हमें किस तरह के लोन लेने हैं, किस तरह के स्कीम्स हमारे लिए बेनिफिट होगा, इन सब के बारे में हम ईज़िली बेहिचक बात कर सकते हैं यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहे तो। यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर हैं
तो हम अपनी अपेक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे अच्छे विकल्प के लिए बातचीत करने की हमारी क्षमता बेहतर जानकारी से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि यदि हम वित्तीय रूप से साक्षर होंगे तो हम अपने मन की बातों या हमें जो भी हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन में प्रस्तुत करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं लाएंगे। हमेशा सबसे अच्छे विकल्प को ही हम चूज़ करेंगे। और यदि हम किसी भी कार्य में हिचकिचाहट है तो सब हम संयम से कार्य। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है मेक इट ईजियर टू डिफेंड योर सेल्फ। मेक इट ईजियर टू डिफेंड योर सेल्फ यानी कि अपना बचाव करना आसान बनाना। द मोर वी नो अबाउट आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इंटरनेट स्कैम, द बेटर इक्विपाइड वी विल बी द गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। दोस्तों, मैंने पहले ही इसके बारे में चर्चा किया है कि यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो हम इंटरनेट स्कैम से बच सकते हैं। आप देखते ही हैं आए दिन कितने सारे नेट बैंकिंग स्कैम होते रहते हैं, फ्रॉड होता रहता है। तो यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट हो जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों की पहचान कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। आप देखते होंगे, इस सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देखते ही हैं आपके मोबाइल फ़ोन में कितने सारे मैसेज आते रहते हैं इंटरनेट स्कैम्स को लेकर। यदि हम उन मैसेज को देखते हैं, उन पर ज़्यादा सर्च करते हैं तो हमारे साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे, हमें फाइनेंशियली इन सब चीज़ों का नॉलेज रहेगा तो हम इन सब धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और यदि हम इनका शिकार हो भी जाते हैं तो हम इनसे कैसे बच सके ये हम आसानी से जान सकते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीजेस आवर लाइक्हुड फॉर रीचिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। अपने उद्देश्यों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ाना। हमें यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं तो हमारे उद्देश्य, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, हम उनकी पहुंच और आगे बढ़ाते हैं। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना एक बात है, हालांकि जब हमारी वित्तीय आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने की बात आती है तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है इसकी बेहतर समझ होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि हमें फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे, इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी रहेगी तो हमें किस तरह के कदम उठाने हैं ये हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑफर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड। चारों ओर उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट हैं, वैसे भी दोस्तों आप देखते ही होंगे जो एजुकेटेड पर्सन रहते उनका जीवन स्तर अलग तरीके का रहता है। उन्हें समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बातें करनी है, लोगों को इन सब चीज़ों का जानकारी रहती है। तो यदि हमें वित्तीय जानकारी रहेगी तो हम इसका अपने लाइफ में, अपने जीवन में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आवर फाइनेंशियल हेल्प एज अचीव मोर वाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस। अपने वित्त को समझने से हमें तनाव कम करते हैं और करते हुए अधिक हासिल करने में मदद मिलती है। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे, फाइनेंशियली एजुकेट रहेंगे तो हमारे इन सब कार्य से रिलेटेड तनाव कम हो जाएंगे। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहे तो इट इज़ अ फैक्ट एज वेल एज फिलॉसफी। ये एक फैक्ट है और एक फ़िलॉसफी है। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क का तनाव भी कम होगा कि हमें किस तरीके से कार्य करने हैं। द मोस्ट फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन सीम्स टू बी अमॉन्ग द बेस्ट अर्नर्स। यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे तो हमें कमाई का एक सर्वोत्तम माध्यम पता चलेगा कि किस तरीके से हमें कौन से राह पर जा करके पैसे कमाने हैं। हम वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं, वित्तीय साक्षरता का उच्चतर स्तर प्राप्त कर सकते हैं, अपने लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद इम्पॉर्टेंस। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पॉर्टेंस पढ़ लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है ये भी जान लिया। अब हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का दायरा। इसकी दायरा क्या है, इसकी स्कोप क्या है।
अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड हैविंग द नॉलेज and skills necessary to make wise financial planning decision based on the resources at hand are two aspects of financial literacy। दोस्तों, यदि हम वित्तीय अवधारणाओं को समझना और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बुद्धिमान वित्तीय नियोजन निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखना वित्तीय साक्षरता के दो पहलू हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, वित्तीय अवधारणाओं को समझना, वित्तीय अवधारणाओं को समझना और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बुद्धिमान वित्तीय नियोजन निर्णय लेना, ये दो वित्तीय साक्षरता के दो पहलू हैं। यानी कि पहले हमें वित्तीय अवधारणाओं, वित्तीय कॉन्सेप्ट यानी कि फाइनेंशियल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझना और उन समझ के बेस पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बुद्धिमान वित्तीय नियोजन निर्णय लेना। यानी कि हमें वित्तीय मैनेजमेंट किस तरह से हमें नियोजित करना है, हमें हमारे पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज का संसाधनों के साथ किस तरह से उपयोग करना है, ये वित्तीय साक्षरता के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें यह समझना शामिल है कि पैसे कैसे बनाया जाए, उपयोग किया जाए, निवेश किया जाए और बचाया जाए। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस रोजगार के जरिए हम इनकम अर्न कर सकते हैं और उस पैसों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कहाँ निवेश कर सकते हैं और उस पैसों को किस तरह से बचाया जा सकता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। यह आपके सबसे बड़े लाभ के लिए आपके पास उपलब्ध वित्तीय उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करके आपके पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। दोस्तों, यदि हम लिटरेट रहेंगे फाइनेंशियली, तो हम अपने फाइनेंशियली नॉलेज के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के जरिए हम किस तरीके से पैसे कमाएं, पैसे किस रोजगार में पैसे अर्न कर सकें, उसे उपयोग करें, उसे किस तरीके से खर्च करें, किस तरीके से निवेश करें, ताकि हमें हर तरीके से लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियली लिटरेसी कैन रेफर टू अ वैरायटी ऑफ एबिलिटी बट सम कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड क्रिएटिंग अ household budget, understanding how to manage and pay off debt, and weighing the pros of cons of various credit and investment option। दोस्तों, वित्तीय साक्षरता विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को संदर्भित कर सकती है, लेकिन कुछ सामान्य उदाहरणों में घरेलू बजट बनाना, ऋणों का प्रबंधन और भुगतान कैसे करने, यह समझना और विभिन्न क्रेडिट और निवेश विकल्पों के पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना शामिल है। इन क्षमताओं के लिए अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज और पैसे के समय के मूल्य जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय विचारों को कम से कम बुनियादी समझ की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट रहेंगे तो हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें पैसे कहाँ निवेश करना है, यदि हमने लोन लिया है तो कि किस तरीके से लोन में किस तरीके से हम इंटरेस्ट अदा करें, इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। पैसे के समय के मूल्य और महत्वपूर्ण वित्तीय विचारों की कम से कम बुनियादी समझ की आवश्यकता होती है। बंधक, छात्र ऋण, स्वास्थ्य बीमा और स्वनिर्देशित निवेश खातों सहित अन्य वस्तुओं का महत्व भी बढ़ गया है। लोगों को अब यह जागरूक होने की ज़रूरत है कि इनका उपयोग पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी से कैसे किया जा सके। हमारे लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं। इनका यदि हम लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनके बारे में एजुकेट होना पड़ेगा, हमें इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम इनका सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे छात्र ऋण हुआ, छात्र ऋण, स्टूडेंट लोन, जब स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं तो यदि हमें इसके बारे में जानकारी है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जानकारी न रहने के अभाव में हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वित्तीय साक्षरता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का ज्ञान। दोस्तों, इसमें वित्तीय साक्षरता के ज्ञान के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरीके से इसका
यूज़ कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के लिए वित्त नियोजन, चक्रवृद्धि ब्याज, ऋण प्रबंधन, प्रभावी निवेश रणनीतियों और धन समय मूल्य सहित वित्तीय विचारों और सिद्धांतों को समझना भी आवश्यक है। यानी कि हमें जब वित्तीय लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें वित्तीय नियोजन, चक्रवृद्धि ब्याज, ऋण प्रबंधन, प्रभावी निवेश रणनीति, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। इन सभी सिद्धांतों को हमें समझना पड़ता है। वित्तीय निरक्षरता के कारण होने वाले खराब वित्तीय निर्णय किसी व्यक्ति को अपने वित्त को प्रबंधित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हमें इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो हमें इसका नुकसान हो सकता है। बजट बनाना सीखना, लगानों पर नज़र रखना, ऋण कटौती रणनीति सीखना, सेवानिवृत्ति के लिए उदित योजना बनाना, वित्तीय वृद्धि के मुख्य कदम, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित। यहाँ सब वही सारी बातें कही गई है जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। वित्तीय सलाहकार परामर्श ऐसे दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यदि हमें किसी फाइनेंशियली कोई सलाह लेना होता है तो हम वित्तीय सलाहकार से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। ये समझना कि पैसे कैसे कार्य करता है, वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारित करना, पूरा करना और आंतरिक और बाहरी दोनों वित्तीय बाधाओं से निपटना वित्तीय शिक्षा का हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता धन और ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। यह कई वित्तीय कौशलों और घटकों से बना होता है। इट इज़ मेड अप नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स एंड कंपोनेंट्स। बजटिंग पहला आता है बजट। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि ये वित्तीय कौशल का घटक और इसका स्कोप यहीं तक था। यहीं तक स्कोप है। यहाँ से स्कोप। यहाँ से ये नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, और इस नॉलेज का यहाँ पर कुछ घटक के बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे पहला है बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। बजट बनाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। आप देखते ही होंगे, हम अपने जब दैनिक जीवन में जब कोई कार्य करते हैं तो उसका सबसे पहले हम एक बजट बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें कितना खर्च करना है, कितना बचत करना है। It is most critical ability for someone to process because it aids in financially planning and management। यह किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि ये सबसे बजट बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वित्तीय योजना और प्रबंधन में सहायक देता है। वित्तीय योजना और प्रबंधन किसी भी कार्य को मैनेज करने में ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह आपके खर्च करने के पैटर्न पर नज़र रखता है, किस तरह से कितना खर्च हो रहा है उस पर नज़र रखता है, कितना धन जा रहा है उस पर नज़र रखेगा, हमें किस वस्तु पर किन सामानों पर कितना खर्च करना है और उसमें से हमें कितना लाभ हो सके, कितना हम बचत कर सके, इन सब के बारे में हमें बजट जानकारी देता है। व्यवहारिक वित्तीय योजना विकसित करने में आपकी सहायता करता है, जो आपके खर्चों पर नज़र रखने, अनावश्यक खर्चों को अलग करने और अच्छे वित्तीय निर्णय लेने में आपकी सहायता करता है। ये बजट यदि हम बनाते हैं किसी भी कार्य का, तो हमें अच्छे निर्णय लेने में सदा हमारी सहायता करता है। ऐसे बढ़ाए अपनी बचत। धन के मूलभूत उपयोगों के बीच सही संतुलन बनाकर लोग अपनी आय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बजट बनाते हैं तो धन के बीच हम संतुलन बना सकते हैं। धन के बीच यानी कि किस तरह से हमें उन्हें खर्च करना है, किस तरह से उन्हें बचाना है, उनके बीच हम संतुलन बना सकते हैं। यह हमारे वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पर एक बजट इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो बचत और विवेकपूर्ण निवेश के लिए धन आवंटित करते हुए सभी मौजूद ऋणों को समाप्त कर दे। रुपये का वेतन पाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी के लिए बजट का एक उदाहरण है। यहाँ आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से हम बजट बना सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक्सपेंसेस है, यहाँ मंथली एक्सपेंसेस है, यहाँ किस तरीके का हमारा खर्चा होता है, रेंट है, लोन रिपेमेंट है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन है। इस तरीके से आप बजट बना सकते हैं।
यहाँ पर डेप्ट, आगे डेप्ट है, डेप्ट यानी कि कर्ज। इट इज़ जस्ट अमाउंट ऑफ बोरिंग एंड स्पेंडिंग समवंस एल्स मनी, यानी कि यह सिर्फ उधार लेने और किसी और का पैसा खर्च करने के बराबर है। डेप्ट, कर्ज यानी कि आप जानते हैं कर्ज लेना, यह एक तरीके से डेप्ट होता है। हम इसमें पैसे किसी और से उधार में लेते हैं, उसे फिर पे करना होता है इंटरेस्ट के साथ। डेप्ट comprises numerous borrowing practice including bank loan and credit card use among a few others. However, not every debt is a bad debt. Thus, for this reason, one must be aware of this distinction between bad and good debt. हम बहुत तरीके से लोन लेते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन ले सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से भी कर्ज लेते हैं। हम किसी महाजन से भी कर्ज लेते हैं, आप जानते हैं। ऋण में कई उधार लेने की प्रथाएं हैं, बैंक ऋण, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सहित अन्य। हालांकि ऋण एक बुरा ऋण नहीं होता है, इसका यदि हम लोन पे करने में के लिए सामर्थ्य है तो लोन हमारे लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, और यदि हम इसकी अदायगी नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। यह भेदभाव आवश्यक है क्योंकि हर कोई अब इतना अमीर नहीं है कि वह जीवन में आवश्यक सभी चीज़ें खरीद सके। शिक्षा, घर, ऑटोमोबाइल के वित्त पोषण के लिए ऋण लेना या पैसे उधार लेना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, फाइनेंशियल लोन, बहुत सारे लोन हैं। तो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यदि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हम लोन ले सकते हैं, लेकिन उसे सही समय पर अदायगी भी कर देना चाहिए, नहीं तो इसका हम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पैसा उधार लेना अच्छा ऋण माना जाता है, और इसे किसी की शिक्षा, घर या ऑटोमोबाइल खरीदने जैसी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। हालांकि अनावश्यक लागतों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विलासिता की वस्तुओं की खरीदारी को खराब क्रेडिट कहा जाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति को बुरे ऋणों को इकट्ठा करने से बचने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। यहाँ कहा गया बुरे ऋणों को इकट्ठा, यानी कि हमें बुरे ऋणों से बचना चाहिए। हमें जब भी, आप कोशिश कीजिए कि जब भी हमें लोन की आवश्यकता पड़े तो हम बैंक के जरिए ही लोन लें। अधिक खर्च से बचने से आप वित्तीय जाल में फंस सकते हैं। यहाँ पर लोन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एक सीमा के भीतर उधार क्यों ले, यहाँ पर कुछ इनसे संबंधित बातें कही गई हैं। फिर आगे हम थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है सेविंग। ये सेविंग यानी कि बचत। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा किया है कि सेविंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सेविंग करना ही चाहिए। फाइनेंशियल वेल बीइंग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ सेविंग। वित्तीय खुशहाली और भविष्य की सुरक्षा सभी बचत का परिणाम है। यदि हम भविष्य अपना खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें बचत करना ही चाहिए। Planning of finance wisely will enable us to accumulate wealth over time. Keeping track of one's expenditure will enable one to save money, and healthy, strong saving habits can help one to accomplish a number of tasks such as reaching financial objectives, developing financial discipline, and setting up an emergency fund, among other things. दोस्तों, समझदारी से वित्त की योजना बनाने से हम समय के साथ धन संचय करने में मदद मिलेगी। यदि हम फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे, हमें सेविंग का महत्व पता रहेगा, तो हम इसका सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। अपने खर्चों पर नज़र रखने से व्यक्ति अब पैसे बचाने में सक्षम होगा। यदि हम अपने खर्चों को कम कर दें, यानी कि जो हमारे लिए अनावश्यक खर्चे हैं उनको हम कम कर दें, तो हम सेविंग करने में, बचत करने में सक्षम हो जाएंगे। और यदि हम बचत कर लेते हैं तो ये हमारे आगे फ्यूचर में बहुत काम भी आता है। स्वस्थ मजबूत बचत की आदतें व्यक्ति को कई कार्यों में मदद करती हैं। हम बचत करते हैं तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट होता है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पर लिखा गया वाई सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग क्यों
सेविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि हम इन फ्यूचर यदि हम अनहेल्थ हो जाए तो हमें सही समय पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए पैसे सेव करना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू मीट योर गोल्स एंड प्रोवाइड फॉर यू ओन फ्यूचर। ये हमें गोल प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। हम अपने लाइफ में फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश। हमें निवेश करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त रहनी चाहिए। विथ इन्वेस्टिंग वी कैन डायरेक्ट आवर फंड टूवर्ड्स सर्टेन इंस्ट्रूमेंट रेदर देन लिविंग मनी आइडल इन द बैंक अकाउंट। निवेश के साथ हम अपने धन को बैंक खाते में बेकार छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित उपकरणों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा गया है, जैसे हम अपने पैसों को बैंक में सेव करते हैं, अपने रुपए को बैंक में जमा करते हैं, तो हमें, आप जानते हैं कि हमें बैंकों में सेव किए गए पैसों पर 3 मंथ में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। हमें सेव किए गए पैसों में 3 मंथ में कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ यदि आपके पास एक अच्छी धनराशि बैंक में जमा हो जाती है, तो आप उन धनराशि को बैंक में रखने के बजाय आप उन्हें निवेश कर दीजिए किसी कहीं पर भी, या फिर फिक्स्ड करवा सकते हैं या फिर उसे कोई भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो इनसे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। निवेश भविष्य की सुरक्षा और खुशी के लिए धन बनाने और बढ़ाने में सहायता करता है। निवेश करके हम कुछ धनराशि आवंटित कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के अपने वित्तीय उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। निवेश यदि हम जब पैसे कमाने के योग्य ना रहे, तो हम निवेश किए गए पैसे का हम भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय निवेश साधन ऋण, स्टॉक, घर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएं और सोना है। यहाँ पर कुछ निवेश करने के कुछ स्कीम्स के बारे में बताए गए हैं। यहाँ आप निवेश साधन ऋण ले सकते हैं। निवेश साधन यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सम ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आर डेब्ट, स्टॉक, होम, म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एंड गोल्ड। ये सब निवेश करने के साधन हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं तक हमारा टॉपिक है। ये निवेश करने के साधन है। यदि हम निवेश करते हैं तो हमें भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। और भी ऐसे टॉपिक के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।